चुनाव जीतने के बाद हसीब खान यहाँ नहीं लौटे। लोग तो खुल के कह रहे हैं हाँ। कि इतना कम था, आप तक पहुंच नहीं पाया। कुछ पार्टी के गद्दार नेता थे, हसीब खान किसी तरह से हार जाए और यहाँ से चले जाए। उन्होंने डाइवर्ट करा दिया कि हसीब खान आएंगे नहीं। पार्टी की अंदरूनी कला और भीतर घाट की वजह से आपने चुनाव हारा। आपने समय लोगों की बड़ी चर्चा का विषय कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी धीरे धीरे हसीब खान होते जा रहे हैं। बलरामपुर के 293 उतरौला विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने जिस तरीके से चुनाव को कम ही वोटों से हारे, लेकिन जनता के बीच ये अपना मौजूदा दर्ज करा रखे हैं और लोगों के बीच अब जा करके और लोगों से मिलकर उनकी दुख तकलीफों में सहभागी हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हसीब खान है और सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीते, बहुत से लोग कह रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद हसीब खान यहाँ नहीं लौटेंगे, क्या कहेंगे इस पे? पहला सवाल हमारा। देखो, लखनऊ तो चुनाव चाहे जीतता चाहे हारता, लखनऊ तो रहना पड़ता है। जीतता तो विधानसभा है, वहाँ जनता की आवाज उठाने के लिए रहता। हार गया हूँ तो रह रहा हूँ, वहाँ घर है हमारा। तो लखनऊ से तो नाता पूरे प्रदेश का है और हर विधायक लखनऊ ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि जीतने के बाद में जनता की आवाज़ उठाने के लिए लखनऊ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? विधानसभा में ही आवाज़ उठाया जाता है, तो लखनऊ तो रहना ही स्वाभाविक है। लेकिन जनता के बीच में आना और उनकी समस्या को सुनना, ये जरूरी है। अब आप जनता के बीच में आए हैं, पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के बाद अब जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपना दस्तक दे रहे हैं। लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है, क्या मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है? लोग तो खुल के कह रहे हैं हाँ। कि समय इतना कम था। मैंने कहा लोगों से कि समय इतना कम था, आप तक पहुंच नहीं पाया। तो लोग कह रहे हैं भैया यही सबसे बड़ी गलती हुई। कुछ पार्टी के गद्दार नेता थे जो ये कहते थे अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि हसीब खान किसी तरह से हार जाए और यहाँ से चले जाए। उन्होंने डाइवर्ट करा दिया कि हसीब खान आएंगे नहीं, जीत जाएंगे तो आएंगे। हमारे ही पार्टी के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, लोग बताते हैं, अब नाम लेके बताते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ। जो भी है हमारी पार्टी के लोग हैं, गलती हो गई और आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएगी। और पार्टी को मजबूती के लिए मुझे उम्मीद है आगे वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि उनकी छोटी छोटी गलतियों से सरकार हमारी नहीं बन पाई, तो उस पर हमको नहीं जाना है। जिनसे जो गलती हुई वो हो गई। लेकिन अब लोगों का फीडबैक यही है कि लोगों ने गुमराह ज़्यादा किया कि आएंगे नहीं, चुनाव जीत जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, जब वो वोट मांगने नहीं आ रहे हैं तो फिर तुम्हारा काम कैसे करेंगे। लेकिन आज जब वो फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, मैं पहुंचता हूं तो कहते हैं, पहली बार ऐसा है कि सामने कोई ये नहीं कहता है कि चुनाव मैंने वोट नहीं दिया। लेकिन मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं मेरे विधानसभा में जो कहते हैं भैया हमको अफसोस है कि हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप आए हमारे लिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इतना मेरे चाहने वाले हैं कि मुझे मेरे सामने सच्चाई तो रखते हैं कि मैंने वोट नहीं दिया, फिर भी भरोसा करते हैं कि मैं आऊँगा उनके लिए। आपने कहा कि जिस तरीके से पार्टी की अंदरूनी कला और भीतर घाट की वजह से आपने चुनाव हारा, वो आप खुल करके कह रहे हैं और जनता भी ये कह रही है कि हमको गुमराह करके वोट देने नहीं जी। लेकिन आपने माननीय मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद जिस तरीके से मैनपुरी में आपने जमे रहे, वहाँ पे लोगों का सुख दुख में आप शामिल थे। अखिलेश यादव के सुख दुख में, डिम्पल यादव के चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पे भी आप थे जी। लोगों की बड़ी चर्चा का विषय है कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी धीरे धीरे हसीब खान होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के सभी करीबी हैं। जो पार्टी को दिल से पार्टी के लिए काम करेंगे वो सभी करीबी हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी काम करता है पार्टी के लिए, जो दिन रात एक मेहनत करेगा, आप चाहे कोई भी हो पार्टी का, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, अगर पार्टी के लिए दिन रात वो काम कर रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीब वो भी हो जाएगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है मैं उसे पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाऊँ। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सभी कार्यकर्ता वहाँ पे जो मैनपुरी के चुनाव में लगे, और जो मुझसे हो पाया 3 से 4 दिन में वहाँ रुका और जितना भी मुझसे हो पाया गांव जाके मैंने प्रचार प्रसार किया और
हमने तो कहा था, हाँ, पहले ही कहा था, चुनाव से पहले भी, कि इतने वोटों से माननीय डिम्पल जी को जिताया जाए कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाए, और वहाँ की जनता ने वही काम किया। टोला विधानसभा में जैसे बाढ़ पीड़ित लोग, पूरी बाढ़ चारों तरफ से घिरा हुआ है, आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी मदद किया। अभी ठंड का मौसम था, ठंड के मौसम में गरीब मजदूरों के लिए आपने कंबल वितरण किया। ये बहुत पूरे उत्तरौला में चर्चा का विषय है। क्या कहेंगे आने वाले वक्त में, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, और जो नेता चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे बसपा के, उनको क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मेरा बस सबसे एक ही कहना है कि राजनीति अपनी जगह पे है, और ठंडी हो या बाढ़ हो, ऐसे समय एक अपनी मानवता की सोच को आगे लाके लोगों को जिससे जो हो सकता है, अगर कोई 10 रुपये का मदद करने के लायक है तो 10 रुपये का मदद करे, कोई 100 रुपये का मदद कर सकता है तो 100 का मदद करे, और कोई 1000 रुपये का मदद कर सकता है तो 1000 का मदद करे। तो जब सब एक साथ मिलकर मदद करने के लिए आएंगे तो वो छोटे छोटे रकम भी, कुछ लोगों ने मुझ पे सवाल उठाया कि उस झोले में क्या था। मैं कहता हूँ उस झोले में 10 रुपये का सामान था। आप भी 10 रुपये का सामान लेके आइए, और जब आप भी 10 रुपये का सामान लाएंगे, ऐसे ही 1000 लोग 10 रुपये का सामान लेके निकलेंगे तो कम से कम 100 लोगों का अच्छा खासा भला हो जाएगा। तो इस पे किसी को कमेंट करने के बजाय कि उस झोले में क्या है, चना है कि लैया है, मटर है कि पुलाव है, बिरयानी है कि क्या है, ये नहीं सोचना चाहिए। उसमें ये सोचना चाहिए कि क्या किससे हो सकता है, वो लेके मदद के लिए निकले और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको उत्तरौला नगर पालिका का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव टल गया, अप्रैल मई में चुनाव हुए। किस तरीके से प्लानिंग चल रही है चुनाव को लेकर के, क्या चुनाव चल गया है, अभी तो चुनाव का कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव का आरक्षण के लिए चला गया है, अब क्या आदेश आता है। लेकिन जो भी आदेश आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा, और हमारी पार्टी हमेशा कानून को मानने वाली पार्टी है। जो भी आदेश होगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ही जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। दूसरी चीज़, उत्तरौला में तमाम दावेदार हैं, तो पार्टी ने जिससे भी टिकट दिया उसको जिताने का काम मैं करूँगा। पार्टी टिकट किसे देती है, कैसे देती है, इसमें मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सभी मेरे अपने हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ और किसी का पक्ष भी नहीं लूँगा। पार्टी के पास जिन लोगों का आवेदन है, वो आवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुँचाया जाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो किसको चुनते हैं। जिसको वो चुनेंगे उसे जिताने का काम दिन रात एक करके, वो मेरा काम होगा, और उसे जिताएंगे। लोकसभा चुनाव 10-11 महीना और बचे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पे लेकर के अब वो मदद, आज ही से वो चुनाव लड़ना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के आप दिग्गज नेता हैं, आप बहुत नजदीकी नेता हैं। समाजवादी में पार्टी में क्या चल रहा है, राजनीति को लेकर के क्या चल रहा है जमीनी स्तर पे, और 2024 के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले अभी विधानसभा चुनाव के बाद हमारे सभी जितनी भी कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी गई थी। धीरे धीरे अभी सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नरोत्तम पटेल जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश होकर फिर से उन्हें उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और आज ही सुनने में अभी आया है, मुझे खबर मिली है कि माननीय शिवपाल यादव जी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो धीरे धीरे हमारी कार्यकारिणी को बनाने का काम शुरू हो गया है। अब जल्द ही हमारे जितने भी ज़िले हैं, जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, और ज़िले के जो संगठन के जो कार्यकारिणी है उसको भी बनाने का काम शुरू होगा। और अब हमारा जब नया कार्यकारिणी नई संगठन तैयार हो जाएगी, तो ये लोकसभा की तैयारी ही समझ लीजिए, ये लोकसभा की तैयारी है। हमारा संगठन इस बार इस हिसाब से बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एकदम नज़र बनाए हुए हैं। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि उसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाएगा जो पार्टी के लिए समर्पित है, दिन रात एक करके पार्टी के लिए लगा हुआ है, उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा।
ये लोकसभा की तैयारी ही है कि ऐसे लोगों को आगे लाना जो पार्टी के लिए निष्पक्ष होकर काम करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो बिना आरक्षण के ही चुनाव हो जाते हैं। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ ओबीसी 27% आरक्षण 27% आरक्षण उनको नहीं मिलता। तो हमारी पार्टी तो हमेशा दलितों पिछड़ों को आगे लेके चलने वाली है और सभी धर्मों को सम्मान देने वाली है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आरक्षण जिनका हक है उनको मिले, आरक्षण पे कोई उंगली ना उठा सके। भाजपा वाले कह रहे हैं लास्ट सवाल आपसे कि अब 2024 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? देखिए, सबके अपने अपने समय होते हैं। कांग्रेस 10 साल सरकार में थी, कांग्रेस ने 70 साल राज किया। कांग्रेस ने कभी सोचा कि हम खत्म हो जाएंगे? और 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2004 से लेकर 2014 तक। लोग इतना नहीं थके थे, इतना नहीं परेशान हुए थे जितना कि अभी तो 9 साल में हो गए। अभी तो मनमोहन सिंह का भी रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो सोचने की बात अलग है कि हम 9 साल रह गए, 10 साल रह गए तो हमको कोई हटा नहीं पाएगा। हम 15 साल रह गए, इंदिरा गांधी जी 15 साल गवर्नमेंट में थी। तो कोई ये सोचे बाद में चुनाव रायबरेली से हार गई। तो ये कोई ना सोचे, जनता जिसे चाहेगी सर पे बिठा देगी और जनता जिसे चाहेगी वो जमीन पे लाके पटक देगी। तो कोई इस बात की घमंड ना करे कि हम जनता के हित के लिए काम करना और लोगों को साथ लेके जब तक बीजेपी चल रही है तो बीजेपी चल रही है, लेकिन ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा है। ओबीसी का बिना आरक्षण के चुनाव कराना ये एक तरह से दलितों का हक मारने वाली बात है। तो ये ओबीसी क्या इतना बेवकूफ़ है कि भाजपा को जिताएगी? ओबीसी ने देख लिया है कि उनके लिए क्या किया है भाजपा ने। तो सीधी सी बात है कि 2024 में ओबीसी पूरी तरह से हमारे साथ आने वाली है और समाजवादी पार्टी की कम से कम 75 सीटें जीतेंगी। धन्यवाद। तो ये थे हसीब खान, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर वोट है कहीं तो ओबीसी है। अगर ओबीसी 50 से 54% वोट अगर भाजपा को देना बंद कर दे तो भाजपा 0 पर सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि भाजपा के पास वोट कहाँ है? वोट अगर उसके पास है तो जातीय तोड़ फोड़ करके और वो ओबीसी समाज को, दलित समाज को अपने पाले में करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ओबीसी का हक और अधिकार सबसे पहले खत्म करती है। चाहे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी ने पूर्ण बहुमत में वोट दिया था, लेकिन 2016 में ओबीसी का क्रीमी लेयर के तहत 315 IAS IPS को बाहर कर दिया था। वहीं 2019 में जब चुनाव जीती तो 21 में 27% ओबीसी के आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन दलित और ओबीसी एक होने के बाद तब जाकर के ओबीसी का 2022 का चुनाव के नतीजे देखते हुए आरक्षण को बनाया था। और फिर 2022 का विधानसभा जैसे चुनाव जीता, नगर निकाय के चुनाव में 27% ओबीसी का आरक्षण फिर खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का वोट लेना जानती है भाजपा, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को खत्म भी करना चाह रही है भाजपा। तो साफ पता चलता है कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ओबीसी जिसके पाले में जाएगा सरकार उसी का बनना तय माना जा रहा है। नितेश कुमार, समाचार भारत, चौला बलरामपुर।